चलो यहाँ देखो, आज हम लोग मैटर का पार्ट सेकंड वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेम्परेचर के बारे में। अब तुम्हारे मन में आएगा कि टेम्परेचर पढ़ते पढ़ते करने लग रहा है, टेम्परेचर पढ़ते पढ़ते मैटर पढ़ते पढ़ते आप टेम्परेचर कहाँ से पढ़ाने लगे? मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैटर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, टेम्परेचर कहाँ से आने पढ़ने लगे? तो यहाँ देखो, मैटर में भी क्या पढ़ रहे थे कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। हाँ, तो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे कि पानी क्या बन सकता है? भाप बन सकता है, गैस बन सकता है। तो तुमको पता होना चाहिए ना कि पानी कौन से टेम्परेचर पे क्या है, खौलेगा और भाप बनेगा। ऐसे थोड़ी है कि तुम गैस चालू की या पानी उड़ गया पूरा, होता है? तो ये इसी कारण हम लोग टेम्परेचर को पढ़ते हैं। समझ गए? इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं ना, उसी फेज में आता है टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो, अब ये टेम्परेचर को बदलने वाला यूनिट है। तुमको कोई भी यूनिट पूछे एग्जाम में याद रखना है। मेनली केल्विन और सेल्सियस ही पूछेगा, लेकिन ये सब भी याद रखना है। ठीक है, और तुमको तब भी बिल्कुल याद रखना है, तुम्हारे में भी है। C/5, इस फार्मूला याद कर मेरे साथ, ये अपने से बनाए हुए फार्मूला। C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 R/4। अब तुमको लग रहा होगा बड़ी हार्ड फार्मूला है ना? कुछ नहीं। CS के नाम सुने हो? चेन्नई सुपर किंग। वो याद नहीं रखना है, पढ़ाई में याद रखो। तो वो याद करो, CFKR। CF चेन्नई फुद्दू कोलकाता राइडर्स। चेन्नई फुद्दू कोलकाता राइडर्स। बस यहाँ पे लिखो, चेन्नई फुद्दू कोलकाता राइडर्स। लिख दिए? हाँ। बस एक लाइन से लिखना है। अब नीचे भी लिखना है 5954 5954। फिर पहले वाले में कुछ नहीं, दूसरे वाले में कुछ नहीं है। इसमें है -32 है, इसमें है -273। याद हो गया फार्मूला? अपने से भी करोगे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला है चेन्नई फुद्दू कोलकाता राइडर। CFKR 5954। इधर -32, इधर -273, सब इक्वल टू एक दूसरे के। समझ में आ रहा है? ये टेम्परेचर कन्वर्जन स्केल हो गया है। एक तरीके से इस फार्मूला का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी किस में बदल सकता है। हाँ, अब स्पेशली तुमको इसमें से याद रखना है, ये सवाल आएगा, जरूर आएगा टेस्ट में, देख लेना इस बार। केल्विन और सेल्सियस वाला एकदम स्पेशली तरीके से तुमको याद रखना है। ये तो याद हो जाए ठीक है, लेकिन ये वाला तो एकदम याद रखना है कि K बराबर क्या होता है? C+273। मतलब केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ठीक है ना? अब बच्चा समझता है कि C बराबर तक K प्लस 273 तो नहीं होता होगा। नहीं, K बराबर C+273 होगा। तो C कैसे निकलेगा? K माइनस 273। अब याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे केल्विन बड़ा होता है सेल्सियस से। केल्विन बड़ा होता है सेल्सियस से। अब तो अब ये भी भूल जाए तो ये फार्मूले भूल जाता है बच्चा लिखने कि K बराबर C+273 होता है कि C बराबर K+273 होता है। लग रहा है ना? अभी नहीं लग रहा है। अचानक से जब सब चीज़ पढ़ लोगे तो भूल जाओगे। तो कैसे याद रखें? तो KBC का नाम सुने हो? KBC। तो K में क्या है? K कैसे आएगा? जब B में क्या जोड़ोगे? C। मतलब B क्या है? 273 प्लस C। तो K बराबर 273 प्लस C। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, आइए हम बताएंगे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, आइए इधर एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए इसका इस्तेमाल। आइए MCQ बनाते हैं, यही क्वेश्चन आएगा। चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल एंड टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल टेम्परेचर मतलब तुमको केल्विन में दिया हुआ है। केल्विन में कोई वैल्यू दिया रहेगा, एग्जाम में बोलेगा कि इसको सेल्सियस में बदल के दिखाओ क्या होगा। सेल्सियस में बदलना, केल्विन में दिया है, तुमको क्या चाहिए? सेल्सियस में चाहिए। ठीक है ना? तो जब भी केल्विन और सेल्सियस के बीच में सवाल आए तो तुमको फार्मूला क्या याद होना चाहिए? केबीसी वाला फार्मूला। K बराबर C+273 होता है। केल्विन में दिया है, किस में चाहिए? सेल्सियस में। तो सेल्सियस में का फार्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर K-273। ठीक है ना? तो C चाहिए, सेल्सियस में चाहिए। K का वैल्यू कितना दिया है? 293। अब -273 पहले ही से है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 293 -273 कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरीके से नीचे वाला बदल के दिखा सकते हो तुम लोग, घर पे अपने से भी बदलना। देखो बता रहे हमको केल्विन में दिया है, किस में बदलना है? सेल्सियस में। हम सवाल चेंज करते हैं।
इसको सेल्सियस बना दिए, इसको तुम केल्विन में बदल के दिखाओ। सेल्सियस दिया भाई भाई, इसको केल्विन में बदल के दिखाओ। तो हमको पता है केबीसी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर सी प्लस 273। हो गया? हाँ। ठीक है, हो गया। अब तुमको क्या पूछ रहा है? केल्विन पूछ रहा है ना। केल्विन में चाहिए तो केल्विन चाहिए तो इधर जो चाहिए उसको उधर ही इधर लिखेंगे। लिख दिए 470 प्लस 273। 273 मतलब इसे समझ गए। अगर हमको केल्विन में वैल्यू चाहिए तो सेल्सियस को जोड़ना पड़ता है 273 से, और सेल्सियस का वैल्यू चाहिए तो केल्विन में से 273 घटाना पड़ेगा। अब समझ गए ना? बन जाएगा, अपने से भी बनाना एक दो बार, ठीक है, बिना देखे बनाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया सेल्सियस, इसके लिए सब हो गया। अब हम बता रहे हैं, लेकिन अब हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला आप कैसे ला दिए? इससे तो हम बता रहे हैं, हम बोले कि सब आपस पांचों अपने आप में बराबर है, तो ये c/5 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, k - 273/5। 5 कट गया, तो फॉर्मूला यहीं से निकला है, k बराबर c + 273 या c बराबर k - 273। हो गया? चलो, और हम बता रहे हैं फ़ारेनहाइट। अगर हमको तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए ना, तो ये है। हाँ, हम अपने से एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए कि मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 20 डिग्री तो बहुत कम हो गया, हम इसको लेते हैं, मान लो कि 410 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और तुम इसको है ना फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाओ, तो तुम फार्मूला लिखोगे c/5 = f - 32/9। अब तुमको क्या दिया हुआ है? सेल्सियस, तो यहाँ पे 410 लिख दोगे, 410/5। यहाँ पर क्या f - 32/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब इसे f निकल जाएगा। बस इसी तरीके से घुमाते रहेगा, तब कितना भी टफ बना ले निकल जाएगा सवाल, ठीक है ना। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट। अब कुछ पॉइंट यहाँ है, इसको याद रखना है एकदम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं जमांग बिंदु, मतलब पानी कितना डिग्री या कितना केल्विन पे जम जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा, कितना पे बनता है। तो बोलोगे तुम सिर्फ एक सेल्सियस में याद रखो, हर एक चीज क्या याद रखो, सेल्सियस में। अब बाकी सबको कन्वर्ट करके अपने केल्विन में बदल देना। तुमसे पूछेगा पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम याद रख लो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा 11th में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना में जम जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना पे जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब पूछे केल्विन में कितना पे जमेगा, तो सुनो, तुमको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तुम निकाल दो। इससे हमको फॉर्मूला बताएं, केबीसी वाला, k बराबर c + 273। 0 + 273। 0 + 273 कितना हो जाएगा? केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 डिग्री केल्विन। इसी कारण बोले सिर्फ तुम सेल्सियस में याद रखो और केल्विन में निकाल देना। तो पानी कितना पे जमेगा? तो बोलोगे यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस, क्या 0 केल्विन पे? नहीं, 0 सेल्सियस और 0 केल्विन दोनों अलग अलग बात है। अब कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है एक लाइन से। तो 273 अलग बात है, ठीक है ना। अच्छा, पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, या उसी को बोलते हैं 273 केल्विन। रूम टेम्परेचर कितना होता है? अभी रूम का क्या होगा? नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अभी 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हो, वही फॉर्मूला रख के 298 केल्विन। यही घुमाते रहेगा सवाल। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? मतलब पानी कितना पे उबलना चालू कर देगा, भाप बनना शुरू कर देगा, उबलने लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस, क्या घुमा देगा केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस, इसी को तुम क्या चीज में बदलोगे? केल्विन में। 373 कर देंगे। हाँ, तो 373 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको बोलते हैं, याद रखना है, जो कभी भी थ्योरेटिकली तुम उत्पन्न नहीं कर सकते हो, दुनिया में कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। ये दुनिया का मिनिमम कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, सॉरी हाईएस्ट कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ठंडक कभी उत्पन्न नहीं किया जा, मतलब इतना उत्पन्न कभी नहीं किया जा सकता, इससे थोड़ा सा ऊपर किया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं है। तो 0 केल्विन उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी को सेल्सियस में बदलेंगे तो -273। तब पूछेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलेंगे, तो केल्विन, 0 केल्विन को। पानी कितने पे खोलता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी कितना पे जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, इसी को सेल्सियस में बदल सकते हैं -273 सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जो दुनिया में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे पर क्यों रे सवाल आता है, एट विच टेम्परेचर, पता होना चाहिए ना किसकी औकात कितना है, ये बात बोल रहा है। एट विच टेम्परेचर सेल्सियस, एक सवाल है कि किस टेम्परेचर सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होता है। ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर हो जाए? तो है -40 डिग्री सेल्सियस या 233 डिग्री केल्विन। ये तो हम रटवा रहे ये वाला पॉइंट, लेकिन इसको निकाल सकते हैं। आओ, किसको किसको बराबर करना है? सेल्सियस और केल्विन को, फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। आओ देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, तो C बराबर 5 F माइनस 32/9 है ना। अब अपने मन से यहाँ पर हम क्या कर दिए, मान लिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या है, बराबर है। तो F को C मान ले अपने मन से। जब वो बराबर है तो मानना पड़ेगा ना, बराबर है तो मान लिए। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 9C बराबर 5C बराबर 5C माइनस 32 इंटू 5 कितना होगा? 32 × 5 5 या 5 दे रहा 160 160 को अब उधर भेज दिए तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 160 अगर उधर भेज दिए तो कितना आ जाएगा? 5C माइनस 9C, तो 160 बराबर कितना आ जाएगा? -4C। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 160 बाई -40, तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री -40। तो आ गया। तो ये तो तुमको रटवा दी का कि बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि पूछे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ पे बराबर होगा, तो एकदम याद ही होना चाहिए -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कोई भी सवाल पूछे तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करके निकाल दो। आओ हम अपने मन से सवाल को और हार्ड बनाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? अच्छा, सब टाइप का। तो देखो चाहे कंपटीशन टाइप का तुमसे सवाल है ना, सब पढ़ के जाएगा। केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। आप सवाल पूछेगा कि किस टेम्परेचर पे, सवाल यहाँ पे किस टेम्परेचर पे सेल्सियस केल्विन के 2 गुना होगा? सेल्सियस केल्विन के 2 गुना होगा। हो गया दिमाग, सेल्सियस केल्विन के 2 गुना। चलो तो हमको फॉर्मूला याद कराए हैं। केल्विन बराबर क्या होता है? KBC, और KB मतलब 273 डिग्री प्लस C। हम क्या बोले हैं, किस टेम्परेचर पे, क्या बोले बॉय? क्वेश्चन तो याद रखा मन में यार। टेम्परेचर पे केल्विन, सेल्सियस केल्विन के 2 गुना होगा। सेल्सियस केल्विन के 2 गुना होगा। 2 गुना होगा। तो यहाँ पे देखो तो हमारा के तो के ही रहेगा भैया। सेल्सियस ना 2 गुना हो रहा है किस पे? केल्विन पे। तो सेल्सियस को क्या करेंगे? 2K लिख देंगे। तो 270, अब यहाँ पे के इधर जाएंगे तो -K बोले के बोले -K 273 डिग्री, तो के बराबर क्या हो जाएगा? -273। मतलब -273 पे केल्विन क्या हो जाएगा? सेल्सियस क्या हो जाएगा? केल्विन के 2 गुना हो जाएगा। सही घुमाएगा, कुछ कुछ कह सकता है, इसके गुना, उसके गुना, इसके गुना। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो जो बोल रहा है ना, यहाँ पर क्या बोला था इस सवाल में कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस केल्विन के क्या हो जाए? 2 गुना। ऐसे लिख के नहीं देगा, अपने मन में सोचना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कॉपी में, सेल्सियस केल्विन के 2 गुना। तो सेल्सियस केल्विन के 2 गुना बोल रहा है ना, तो सेल्सियस की जगह पे क्या मान लेंगे? 2K। अब पूछ दे केल्विन सेल्सियस पे किस टेम्परेचर पे केल्विन सेल्सियस के 2 गुना हो जाए तो फिर सेल्सियस की जगह वो डाल दें। केल्विन किस टेम्परेचर पे केल्विन सेल्सियस के 2 गुना हो जाए तो केल्विन की जगह पे 2C लिख देंगे। 2C लिख देंगे। ऐसा ही सवाल आएगा। समझ में आ गया? तुमको तो लग गया ना कि तुरंत बदल गया सवाल यहीं से जनरेट होगा। सीखते जाओ सिर्फ, ठीक है? अब ठीक है, अब टेम्परेचर कन्वर्जन से कुछ नहीं दिक्कत होगा। ऐसे सवाल कॉपी में जब नोट करोगे सब थ्योरी, तो ये मेरा सवाल सुन लिया, उसको लिख भी लेना, ठीक है? जरूरी नहीं कि हर एक सवाल लिख के लाएं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर एक चीज है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है ना? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी में आता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट ये बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर कोई चीज क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइल हो जाए। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? पानी जमता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। क्या पानी का मेल्टिंग पॉइंट होगा? दिमाग नहीं लगा रहा है, पानी कहीं पिघलेगा।
अब उसके बाद यहाँ पे देखो फिर तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है समझ में आ गया। सॉलिड चीज कोई चीज पिघलता है और पानी बॉयल होगा, ठीक है ना। तब इस पे एक सवाल पूछता है, अगर मान लीजिए इम्प्योरिटीज डाल दे, मतलब कोई सॉलिड है, बर्फ है, तो बर्फ में अगर हम कोई इम्प्योरिटीज डाल दे जैसे कि नमक, इम्प्योरिटीज मतलब बाहर से कोई सा अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है ना। तो अगर हम बर्फ में अगर नमक डाल दें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो मैं इम्प्योरिटीज बढ़ाओगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, मतलब वो पिघलेगा कम रेट से। इसी कारण जब तुम देखता है बर्फ वाला देखेगा ना, बर्फ वाले जो बचपन में खाते थे चाट के, जब आता था पन्नी में कोको कोला वाला, तो देखा बर्फ जब जमाता था सॉफ्टी नहीं देता था गली में, तो वो अपने नमक छिड़के रहता था आसपास में बर्फ पे, पिघले नहीं। तो वही तो इनकी ये तुमको बढ़ाएंगे इम्प्योरिटीज, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बर्फ का, कमेगा, मतलब पिघलेगा जल्दी नहीं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पानी का तेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तुम नॉर्मली देखो खाना को, पानी को ऐसे गर्म करो और सब्जी उब्जी के साथ गर्म करो, सब्जी कितना जल्दी गर्म हो जाता है, छटपट करने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा मतलब, और अच्छा से खाना पकेगा भी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, तुमको लग रहा होगा बात आसान ही, इतना डेंजर क्वेश्चन पूछता है ना इस पे, तुम लोग को बता रहे और तुम तो सोचते ही रहो तुम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग के पॉइंट खेलोगे 2 साल ले तुम, ठीक है ना। फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों जगह आएगा ही। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या होगा, तुम समझ में आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट देखो हम बता रहे हैं, बॉइलिंग नहीं, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए तो खाने के लिए वो अच्छा है, कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए तो वो अच्छा, बढ़ जाए तो जल्दी बन जाएगा, बढ़ जाए तो अच्छा है जल्दी, ठीक है ना, हैं जल्दी बन जाएगा। देखो बता रहे हैं जब बढ़ेगा ना तो खाना तेजी, अच्छा तेजी वेजी से मतलब नहीं, खाना जो है बढ़िया से पकेगा। पहले मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, तो खाना 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पक ही जाएगा। लेकिन हम 120 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिए तो 120 हो गया, तो खाना और गर्म होकर खाना और अच्छा से बनेगा, कच्चा नहीं रहेगा। और जब पहाड़ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, पहाड़ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो खाना क्या होता है 90 डिग्री सेल्सियस पे ही पकना शुरू हो जाता है, जबकि कच्चा रह जाता है और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिस कारण खाना क्या है उससे ज़्यादा पे पकता है, अच्छे से पकता है। ये सब समझ में आया, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटीज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पे क्या होगा, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये सारा चीज के लिए होता है, सारा सॉलिड के लिए, लेकिन आइस के केस में उल्टा होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं बट फॉर आइस, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। अब इसी तरीके से कोई भी चीज हो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब देख लो यहाँ पे प्रेशर कुकर का नाम ही है प्रेशर कुकर, प्रेशर लगते रहता है, भाप बनता है तो प्रेशर बाहर नहीं निकलता, तो प्रेशर क्या होता है कुकर के अंदर बढ़ते जाएगा, तब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे खाना क्या होगा, अच्छा से पक जाएगा। तो याद हो गया, समझ में भी आ गया। तब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इम्प्यूरिटीज मिलाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बर्फ वाला याद कर लो, तो क्या होगा, बढ़ेगा रे, घट जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नमक मिलाया था खाने क्या होगा, स्वाद आएगा, तो बढ़ेगा, स्वाद आएगा रे, बढ़ाती चल रहा है, बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्रेशर कुकर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबके केस में बढ़ता है, आइस के केस में घटेगा, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आओ थर्मोमीटर स्केल के बारे में कुछ हम बताते हैं, ये भी स्केल याद होना चाहिए। स्केल मतलब पैमाना, क्या क्या स्केल पढ़ रहे हम लोग, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोटेंजर, केल्विन। और एक है यहाँ पर हम लिख दिए हैं लोवेस्ट पॉइंट, इधर एक साइड लिखे हैं अपर पॉइंट, इधर लिख दिए हैं कितना, जो लोवेस्ट पॉइंट अपर पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना स्केल में मापा गया। जैसे सेल्सियस, तो सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री और मैक्सिमम 100 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी जमता है और 100 पे पानी उबलता है। फ़ारेनहाइट का मिनिमम कितना होता है 82, मतलब नापेंगे ना कोई चीज़ तब 82 नीचे नहीं जाएगा। अब मैक्सिमम कितना होता है 212। तो फिर सन वगैरह का तो बहुत सारा टेम्परेचर होता है, उसको कैसे नापते हैं, तो पायरोमीटर आता है, वो सब इजाजत में पढ़ना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आर क्या रोटेंजर का क्या होता है 0 डिग्री मिनिमम मैक्सिमम 80। केल्विन का क्या होता है मिनिमम 273 और मैक्सिमम 313 313। मिनिमम रेंज कितना है 273 मैक्सिमम 313। तो याद होना चाहिए 0 80 वो बोले 0 100 82 212 0 80 273 373 273 313 313 273 313 याद हो गया ये। अभी दोनों के बीच में घटा दो तो 100 डिफरेंस है। इसको घटाओगे तो 180 आएगा, इसको घटाओगे तो 80, इसको घटाओगे तो 100। तो ये पूछेगा कि किसका मिनिमम अपर पॉइंट क्या है मिनिमम पॉइंट क्या है। केल्विन का क्या है 273 313। सेल्सियस का 0 100। रोटेंजर का 82 212 और 82 और 212 फ़ारेनहाइट का। रोटेंजर का 0 80। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर बोल रहा है अब्सोल्यूट टेम्परेचर हम बताए ना। अब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो कभी उत्पन्न नहीं किया जाता है, उसका वैल्यू क्या होता है 0 केल्विन। और उसी को सेल्सियस बदल देंगे तो -273 सेल्सियस। मतलब ये सब टेम्परेचर कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है सबसे। अब तुमसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो तुमको हम दे दिए वो ऑप्शन 1 डिग्री रोटेंजर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री केल्विन, इन सब में से सबसे गर्म टेम्परेचर कौन होगा बताओ। गरम टेम्परेचर बताते 1 मिनट। केल्विन होना चाहिए, फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 1 डिग्री रोटेंजर होता है सबसे गर्म। और सबसे ठंडा पूछ दे तो सेल्सियस केल्विन। 0 केल्विन बताया है सबसे ठंडा है, तो उससे थोड़ा ऊपर होगा 1 केल्विन। सबसे ठंडा 1 केल्विन, सबसे गर्म 1 रोटेंजर। अभी सब अब याद देखो नींद आ रहा है 3 दिन तक इसे तुमको दूसरा बच्चा को हम लपेट देंगे 10 दिन से ऊपर। सबसे अधिक गर्म कौन है सबसे अधिक गर्म रोटेंजर 1 डिग्री रोटेंजर, यही सवाल आएगा। और सबसे ठंडा कौन होता है 1 डिग्री केल्विन 0 केल्विन होता है ऐसे 1 केल्विन। उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसको 0 केल्विन को। पूछे किस तापमान को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता 0 डिग्री केल्विन नहीं 0 केल्विन या उसी को -273 डिग्री सेल्सियस, वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसी को बोलते हैं। तो टेम्परेचर वाला यहाँ समाप्त हुआ। और यहाँ पे आइए कुछ एक्स्ट्रा सवाल। ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट कितना टेम्परेचर पे। देखो ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिक पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ पे पानी तीनों अवस्था में मिल जाएगा। वो एक ही टेम्परेचर पे पानी गैस भी नजर आएगा, लिक्विड भी नजर आएगा, सॉलिड भी नजर आएगा। इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तुम्हारे इसमें नहीं है, जैसे सीआरटी में देख लेना है ट्रिपल पॉइंट। तो 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन और 611 पास्कल। 273 पास्कल केल्विन, पास्कल मतलब प्रेशर होता है। और यहाँ पास्कल फिजिक्स में भी है पास्कल यहाँ देखो ये है उसमें था पास्कल। पास्कल। सब लाइन बाय लाइन चाट जाएंगे हम, ठीक है ना। तो तुम देखो पास्कल पूछेगा किसका ऐसा यूनिट है तो क्या बोलोगे प्रेशर का। पास्कल किसका ऐसा यूनिट है प्रेशर का। अब तुमसे देखो 1 एटमॉस्फेयर पूछता है, 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू कितना होता है। तो तुम इसको लिख लोगे कॉपी में 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम का वैल्यू कितना होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल एटीएम पास्कल, ठीक है। 1 एटीएम का वैल्यू कितना होता है 1 एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को जिसको कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है क्या होगा 0 केल्विन। फिर यहाँ पे बोल रहा है द स्केल इन विच द टेम्परेचर इज ओनली पॉजिटिव। मतलब बोल रहा है ऐसा कौन सा स्केल है जो केवल पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, उसका वैल्यू कभी नेगेटिव में आ नहीं सकता है। बताते हैं केल्विन होगा, क्योंकि 0 केल्विन तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है जो कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो उससे नीचे कैसे जाएगा, दिमाग लगा रहे हो। और सही सवाल पूछेगा तो केल्विन, ठीक है ना। सबसे लोवेस्ट तो 0 केल्विन है जो ठंडा है और जो कभी उत्पन्न हो ही नहीं रहा है। तो माइनस में घंटा करोगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है, कहाँ चल जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द। मतलब बोल रहा है हम किसी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में। क्या चेंज करके, वॉल्यूम, डेंसिटी, शेप, टेम्परेचर। क्या होगा टेम्परेचर नहीं बताया कल, केवल टेम्परेचर और प्रेशर।
प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिला ही है। एसेंशियल है। हाँ, लेकिन एक ही ऑप्शन दिया तो कोई एक ही चुनना पड़ेगा ना, दोनों दिया रहेगा तो दोनों चुनेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जरूरत है किसी चीज का। अब वो बोले तो नहीं सवाल कि कुछ कुछ दिया रहेगा आंसर, तो उस सब पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे एनसीईआरटी के लाइन था, तब क्वेश्चन कहाँ से निकाले, रेलवे में जो पूछता है वहां से, ठीक है। अब ये हो गया। या बता दीजिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा मेल्टिंग, अच्छा यहाँ पे है ना कुछ डेफिनेशन हम सब पढ़ा दिए, डेफिनेशन तुमको याद करना होगा, एग्जाम में पूछेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर किसको, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड, ठीक है, जिसपे सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड। अब पूछेगा आइस कितना पे मेल्ट करता है, आइस कितने पे मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं पता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आइस को केल्विन बताओगे तो क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। तो ये मेल्टिंग पॉइंट याद रखने पड़ेगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद तुमको क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होता है, नहीं 0 केल्विन। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताएं, नहीं तो हम सोच रहे फ्रीजिंग पॉइंट क्या। अच्छा हम उस पर देखते हैं, ये डेफिनेशन याद रहेगा ना, हाँ। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना है तुमको, तुम भूल भी जाओगे कोई दिक्कत, तुम्हारा एग्जाम में इतना ईजी नहीं आएगा। सभी का डेफिनेशन याद करो, तुम्हारे में सभी का दिया हुआ है अलग अलग छटका के। फ्यूजन किसको बोलते हैं, तो फ्यूजन उसको बोलते हैं जिसमें सॉलिड किसमें चेंज होता है, लिक्विड में। क्या बोलते इसमें चेंज होगा, लिक्विड में, ठीक है ना, बस इतना याद रखना है। लैटेंट हीट किसको बोलते हैं, द हीट एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। मतलब लैटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा जिसको हुआ, मतलब कि देखो तुमसे एक सवाल पूछेगा, आओ यहीं पे हम बताते हैं। सवाल यहाँ पर ये पूछेगा, गर्म पानी में हाथ डालो कि भाप से हाथ ज़्यादा जलेगा, भाप से, ठीक है ना, भाप क्यों, क्योंकि उसमें लैटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है। वो गुप्त ऊष्मा क्या होता है, क्यों भाप से जल रहा है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा है। मतलब तुम जितना हीट करता है ना, हीट हो रहा है तो गर्म पानी है, अब हीट होने के बाद ना भाप बनता है, तो भाप के अंदर छुपा हुआ गुप्त ऊष्मा है, गुप्त मतलब हीट है, उसी को बोलते हैं। द हीट एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है ना, इसको कहेंगे लैटेंट फ्यूजन। ये भी याद करना है, लिखना है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं अभी हम आगे से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन इसको लिख लेना, याद कर लेना है। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन। ये वो टेम्परेचर जिस पर पानी क्या बन जाएगा, बॉयल होने लगेगा या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो याद रखना, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों याद कराएंगे अभी आके और डिटेल में बताएंगे इसको, लेकिन लिखना है। सब्लिमेशन तब बता ही दिए क्या डेफिनेशन होता है, चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट लिक्विड। अब क्या क्या एग्जांपल होता है सब दिया हुआ है, और भी हम पीछे बता दिए। डिपोजिशन मतलब क्या होता है, गैस का सॉलिड में बदलना डायरेक्टली, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर है, पीछे हम बता दिए हैं, सब डेफिनेशन लिखना है, याद करना है, ऊपर लिख दिए हैं, सभी डेफिनेशन याद करें, ठीक है। अब ये दो डेफिनेशन हम सब तो याद करा ही दिए, ये दोनों भी टफ होता है बच्चों को याद कराते हैं, दोनों अलग से लिख के हम याद करा रहे हैं तुमको, ठीक है, समझा रहे हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, याद है तुमको पता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दोनों क्या होता है, यहाँ पे देखो। वेपराइजेशन मतलब समझ में आ रहा है, पानी का भाप बन जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट मतलब ऐसा है, वेपराइजेशन मतलब कितना हीट या ऊर्जा दे, हीट एनर्जी फॉर्म में, ताकि 1 kg, ताकि 1 kg लिक्विड किस में बदल जाए, गैस में। लेकिन किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, किस पर, बॉइलिंग पॉइंट तो 3 चीज याद रखना है, हीट देना है किसके लिए, 1 kg के लिए, 1 kg के लिए, किसके लिए, लिक्विड ताकि किस में बदल जाए, गैस में। फिर क्या, किस पर, एट बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ गया, याद रखना, घुमाएगा इसमें। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है, सॉलिड को किस में बदलना, लिक्विड में। फ्यूजन किस में होता है अभी तो बताएं, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में। तो वह हीट या ऊर्जा दीजिए जिससे 1 kg किस में बदल जाए, लिक्विड में, 1 kg सॉलिड किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल, किस पर, मेल्टिंग पॉइंट पे। अरे सॉलिड थोड़ी ना बॉइलिंग पॉइंट पे सॉलिड बदल जाएगा, उसमें मेल्ट होगा तब ना लिक्विड बदलेगा, दिमाग लगाते रहना है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो हीट देना है ऊर्जा 1 kg के लिए, किसको, सॉलिड, ताकि लिक्विड बदल जाए मेल्टिंग पॉइंट पे। तो ये दोनों एकदम टफ था, डेफिनेशन याद करा दिए अलग अलग करके, ऐसे करके लिखना डेफिनेशन, ठीक है। उसका पीछे वाला यहाँ पर जो डेफिनेशन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वाला काट देना अलग से, इसे एक साइड हम याद करा दिए हैं। तो हम चाहते यही दे देते हैं, तू अलग अलग याद करता, कन्फ्यूजन होते रहेगा, कितना मेहनत लगता है।
स्लाइड हम तो पढ़ा दिए, कहेंगे एग्जाम में भी कि आ गया, हम तो पढ़ाए, ये गलती करके आया, इसका गलती है। ठीक है, आओ आप सवाल बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा ये सवाल। चलो ये यहाँ देखो, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछ रहा है, चुनिए ऑप्शन। ठीक है, ये तुमको कराए हुए हैं, देखो इसको भी कराए हुए हैं, हर एक साल रिपीट होता है क्वेश्चन। ये समझ जाएगा, तुम समझ जाएंगे, तुम समझ गया। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, क्या बताता है इसमें, कितना इजी है, इतना बड़ा बड़ा देख के बताओ। रुकिए एक सेकंड। वो आपके डेफिनेशन से पकड़ा गया। हाँ लिक्विड टू गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग। तो तुम बताए, एक मिनट रुकिए ना। किसी वो पूरा चीज पढ़ रहे शिवम भैया, एक चीज गौर नहीं पढ़ पा रहे जो इसको करना हाँ चाहिए। आज जबकि वो चीज है भी सामने। चलो हम बताते हैं, देखो लिक्विड ये केजी वाला तो नहीं होना चाहिए ए क्योंकि पागला, केजीए वाला ना होना चाहिए। हम क्या अच्छा, बताए लिख sorry, के, घूम गए। डेफिनेशन को तोड़ के नहीं बताए हम। यहाँ पे ये काहे लिखा हुआ है, ये खाली रटने के लिए लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब चीज पकड़ना रहता है इसे सवाल में कि 1 kg वेपराइजेशन बोल रहा है, मतलब 1 kg वेपराइजेशन मतलब क्या, 1 kg को क्या, लिक्विड को गैस में बदलना है, प्लस किस पे, एट बॉइलिंग पॉइंट पे। तो पहले इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि ई तो ग्राम दिया, ई कट गया सही, ई लीटर दिया कट गया सही, मिलीलीटर दिया कट गया सही, ई 1 kg दिया तो यही होगा। लेकिन और भी अगर 1 kg दे रहा था तो हम क्या चेक करते कि बॉइलिंग पॉइंट दिया है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी दिया तो हम लोग क्या चेक करते कि लिक्विड से गैस दिया है कि नहीं। समझ में, इतना टफ टफ क्वेश्चन ऐसे निकलता है, इसको तोड़ा गया है पूरा, बंद समझाया गया है। जाके यूट्यूब पे भी पढ़ लेना एक बार, नहीं समझाएगा कोई ऐसे, और नहीं इतना बढ़िया क्वेश्चन कराएगा। latent heat of dash is the heat energy required to change 1 kg liquid to gas at atmospheric pressure at boiling point। मतलब बोला latent heat of क्या, दो चीज होता है, एक वेपराइजेशन पड़ा, एक फ्यूजन पता है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो क्या कौन सा वाला आंसर होगा, तो फिर बोल रहा है 1 kg, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे बोल रहा है, ठीक है, बॉइलिंग 1 kg बॉइलिंग पॉइंट पे बोले, लिक्विड से गैस बोले तो क्या होता है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। नहीं दिमाग खुल रहा है। हाँ अब यहाँ पे देखो, द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस क्वांटिटी दैट नीडेड, एक होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बुक में नहीं दिया है, वही दोनों दिया हुआ था, लेकिन हम पढ़ा दिए, ये भी मिलता जुलता शब्द है, तुमको सीखना है तो तुम सीख लो। ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज को लिक्विड को वॉल्यूम में बदलना बिना टेम्परेचर के, ऐसे तुम भी सीख लो, ये सब कॉन्सेप्ट है। अगर देखो क्या होता है ना, तुम कोई भी चीज का, अगर कोई सॉलिड है ना वो लिक्विड में बदल रहा है, तो जब स्टेट चेंज हो जाएगा ना एकदम, मतलब इसको बदल रहे टेम्परेचर बढ़ा रहे तो लिक्विड में बदल गया। जब स्टेट चेंज हो जाए तो उस समय टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत भयानक सवाल आएगा इसके ऊपर, याद रखेंगे। जब स्टेट चेंज होता है, किसी मैटर का स्टेट चेंज होगा तो उस समय टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है, जब स्टेट चेंज होने वाला रहता है, जब मतलब होते रहता है, उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, और जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा, लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड से वेपर, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। नहीं होगा। तो स्टेट चेंज के समय टेम्परेचर चेंज होता है, हाँ तो नहीं होता है। ये BBI पॉइंट है, रख लो, याद रख लो, नहीं होता है। अभी नहीं पता है, और भी आगे बताएंगे, अभी तो शुरुआत वही वाला पॉइंट। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब बोल रहा है एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा होता है, किसका वैल्यू बड़ा होगा, फ्यूजन का कि वेपराइजेशन का? बताते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का होगा, पूछो क्यों। वेपराइजेशन में किस में बदलते हैं, लिक्विड को गैस में, और इसको किस में बदलते हैं, लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में। तो इसमें जितना हीट देना पड़ेगा ना, उससे ज्यादा हीट इसमें देना पड़ता है, गैस को बोले लिक्विड को गैस में बदलने के लिए। ठीक है, पानी 73 रहता है, पानी तुमको पढ़ा भी नहीं है, तुमको भी पढ़ा है, पानी जल्दी गर्म होता है नहीं, और जब हो जाएगा तो ठंडे नहीं होगा। सॉलिड तुम इसको गर्म करेगा तुरंत गर्म हो जाएगा, हीट करेगा तुरंत, ऐसे करेगा गर्म हो जाएगा, तावा तुरंत गर्म हो जाता है। पानी रख के देख लें, तुम बीच में भी हाथ घुमाएगा ना 1 मिनट बैठ, तो तुमको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कारण
amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid. क्या होगा? सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट पे, तो क्या होगा? बताएं इज हम। नोन एज, किसको बताओ? बताओ, known as fusion. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये सही है. अब सवाल गलत नहीं होगा, याद भी हो गया. अब देखो यहाँ पर क्या है, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले. ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर क्या होगा? Constant. एकदम पीबीआई बात है, समझ आए भी नहीं है फिर भी इसको रख लेना. स्टेट चेंज के समय क्या होगा? Constant हुआ टेम्परेचर temperature. अवस्था परिवर्तन के समय हमेशा याद रखेंगे तापमान क्या रहेगा? नियत, स्थिर। स्थिर रहेगा. मतलब कोई सॉलिड है, आइस, उसको बदल दिए लिक्विड में, मतलब वाटर में, तो इस दौरान इसके बीच में क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट होगा. अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है? तापमान टेम्परेचर कांस्टेंट कांस्टेंट. रहता अब आओ इस पे सवाल पूछता है. लैटेंट हीट दे रहे, गुप्त उष्मा, उष्मा दे रहे, corresponding टू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट. मतलब कहा जा रहा है जब उष्मा देंगे तो क्या कांस्टेंट होता है? लैटेंट हीट क्यों दे रहे हैं? अवस्था परिवर्तन करने के लिए, मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए. तो उस दौरान क्या होगा? क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या सिखाया अभी? Constant temperature रहेगा. तो ये होगा टेम्परेचर, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट नहीं रहेगा. नहीं अब इसको हम ग्राफ से समझाते हैं इसी बात को, ठीक है? आओ. अब जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड बदलेगा 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 किस में? टेम्परेचर देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, एक समय आएगा इसका अवस्था चेंज. तुम देगा इसको तो थोड़ी ना तुरंत पिघल जाएगा, पिघलने में समय ना लगता है. टेम्परेचर बढ़ा रहा, फिर ऐसा टेम्परेचर आएगा कि अब वो पिघल जाएगा. तो जब तक बढ़ा रहे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा. लेकिन जैसे ही बदल गया, स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज के दौरान तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट. यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है. ये जो इस पे दबा नहीं जाए, ये जो है, ये जो दिखा रही टेम्परेचर कांस्टेंट. फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही अब लिक्विड को बदलना है गैस में, तो बढ़ा रहे. फिर जैसे लिक्विड अब गैस में बदल जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. फिर उसके बाद अपना होते रहेगा, अपने जो भी करते रहो टेम्परेचर पे. तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है. सॉलिड को किस में बदल रहा है? लिक्विड में. सॉलिड को लिक्विड में बदल रहा है. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं. और ये जब स्टेट चेंज हो रहा है तो ये दोनों कहाँ पर होगा? किस टेम्परेचर पे? Constant. टेम्परेचर पे. तो ग्राफ भी समझ में आ गया. अब इस ग्राफ पे अब तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. चलो यहाँ पे अब ऐसा सवाल आ गया. अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे पहले, अब फिर सवाल सॉल्व करेंगे धीरे धीरे. चलो यहाँ देखो, A glass tumbler containing hot water is kept in the freezer compartment, ठीक है, of refrigerator. ये पूरा पढ़ेगा, हमको पता है क्या लिखा हुआ है, हम तुमको बता रहे हैं. इसमें कहा क्या चीज़ रहा है कि तुम है ना, ये रेफ्रिजरेटर है फ्रीज में, तो उसमें ना तुम रेफ्रिजरेटर है फ्रीज, तो उसमें तुम क्या करो कि एक गर्म पानी को फ्रीज में रख दो. गर्म पानी को फ्रिज में रख दो. अब तुम्हारे में तो और आता है, नीट में सही क्वेश्चन आएगा MCQ. तो उसको गर्म पानी को कहाँ रख दिए? फ्रिज में रख दो. फ्रीज में रख दिए. फ्रीज में रख दिए. अब जब गर्म पानी को फ्रीज में रख दिए, तुम रख देगा, तो बताओ उसका जो है ग्राफ कैसा बनेगा, है ना? पानी को पहले गर्म पानी को जब फ्रीज में रख दिए तो सबसे पहले गर्म पानी क्या होगा? बर्फ हो जाएगा, ठंडा होगा. क्या होगा? ठंडा होगा. जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे तो क्या होगा? ठंडा होगा. टेम्परेचर उसका अब डिक्रीज होने लगेगा. पानी का डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? पानी फ्रीज का टेम्परेचर मत देखो, पानी का देख रहे, पानी पे ना फोकस करो, फ्रीज पे नहीं. फ्रीज मिलेगा दहेज में. टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठंडा होगा. जैसे ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर, तो पानी पहले ठंडा हो गया, अब ठंड हो जाएगा पानी, तो फिर क्या हो जाएगा? बर्फ बनना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? बर्फ बनना स्टार्ट होगा. तुम बताओ, तुम खुद सोच के बताओ, टेम्परेचर ऐसे गिरेगा, पानी का ऊपर बढ़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा. तो ये ग्राफ खत्म.
ये तो नहीं, अभी ग्राफ कोई ख़त्म नहीं हुआ, सारा ग्राफ तो गिरेगा। ठीक है ना। जब टेम्परेचर ऐसे हुआ, अब जब पानी ठंडा हो जाएगा तब बताओ स्टेट चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। बर्फ होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो कैसा होगा टेम्परेचर? कांस्टेंट ऐसा टाइप का। हाँ। तो ई होगा ग्राफ? नहीं, ये तो डायरेक्ट सीधे लग रहा है पानी गिरते जा रहा है, नीचे गिरते वाला जा रहा है, ठीक है ना। ये होगा पहले पहले गिर जाएगा फिर बढ़ जाएगा पानी का टेम्परेचर, नहीं। ये हो जाएगा? हाँ हो सकता है। ये होगा। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे क्या है पानी क्या हो गया, हाँ तो फिर इसमें फिर से पिघला रहा है, इसमें दिक्कत यही है। यहाँ पे देखो यही होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर नीचे गिरेगा तभी तो बर्फ बनेगा। ये वाला ग्राफ सही होगा, हमको लग रहा था ऊपर। ठीक है ना। पहले टेम्परेचर क्या हो गया, और गिरेगा, फिर जाके फिर उसके बाद क्या होगा कांस्टेंट, अब फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा और गिरेगा बनेगा। तो बर्फ ठीक है। बन जाएगा। तो यहाँ पे ईच लाइन खाली समझना था कि ये जो बीच में आएगा ना, ये क्या चीज दिखा रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। स्टेट चेंज हो रहा है तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। पानी पहले ठंडा होगा तो टेम्परेचर लगातार कम होगा, लेकिन फिर जब पानी बर्फ बनेगा तो स्टेट चेंज होगा, और स्टेट चेंज के समय टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो इस सवाल वो लाइन पे इतना भयंकर सवाल है, ठीक है। सबसे ज्यादा दिमाग क्या होता है, हम लोग कहाँ पर है, इवोपरेशन और वेपराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो सुनो, एक ट्रिक भी बता रहे, जब भी वैसा वाला सवाल आएगा ना, अभी बताएं, तो इसका ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं रहेगा, तो इसका ग्राफ कभी भी ऐसे लेके ऐसे भी नहीं रहेगा डायरेक्ट, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, या फिर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अब तुमको देखना है टेम्परेचर बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, अब बीच में कांस्टेंट रहेगा फिर बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, ट्रिक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो वेपराइजेशन और इवोपरेशन के बीच में अंतर क्या होगा, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग। बच्चों को लगता है कि वेपराइजेशन है इवोपरेशन क्या है, सेम है, लेकिन दोनों क्या है, सेम नहीं है। अब देखो इवोपरेशन वेपराइजेशन, इवोपरेशन मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर, मतलब लिक्विड को किस में बदलते हैं, वेपर में, गैस में। इवोपरेशन में वेपराइजेशन में क्या होता है, इवोपरेशन मतलब क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन, मतलब कि कपड़ा जो सिखाते हो ना उसको कहते हैं इवोपरेशन, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर ले लाई, तो दोनों सेम है डिफिनीशन, हाँ सेम ही है, लेकिन फिर भी अलग है, अभी अलग और डिफिनीशन खिल कर आएगा। मतलब इसका मतलब ये होता है लिक्विड को वेपर में बदलिए, इवोपरेशन का मतलब, वेपराइजेशन का मतलब ये होता है लिक्विड को वेपर में बदल दीजिए। तो अंतर क्या है, जैसे हमारा कपड़ा है, तो हमारा कपड़ा तो कोई भी टेम्परेचर पे सूख जाता है, उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर थोड़ी है कि आज धूप निकलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे तब ये कपड़ा सूखेगा, लेकिन तो पानी जो है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है, उससे नीचे पे नहीं खोलेगा। तो इवोपरेशन जो है ना किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। अब वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है एकदम, जैसे पानी, इसको याद रखो, इवोपरेशन मतलब कपड़ा सूखना, वेपराइजेशन मतलब पानी का खोलना। तो पानी जब खोलेगा लिक्विड वेपर बदलेगा, तो लिक्विड एकदम फिक्स टेम्परेचर पे बदलता है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इवोपरेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी पॉइंट पर हो जाएगा, उसको फिक्स कोई नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होगा, अरे पगला हो जाएगा। लेकिन वेपराइजेशन जो है, आज वेपराइजेशन है ये सिर्फ किस पे होता है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पे। 100 डिग्री भी याद मत रखो, पहले बॉइलिंग पॉइंट याद रखो, तो याद है भी करे, सवाल 100 डिग्री नहीं आएगा, बॉइलिंग पॉइंट लिख के आएगा, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज टू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, याद हो गया, वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। वेपराइजेशन मतलब होता है कि वह टेम्परेचर लिक्विड चेंज हो जाए किस में, वेपर में, लिक्विड चेंज हो जाए किस में, वेपर में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। जल्दी लगा क्या होना। अब यहाँ पे देखो टेक प्लेस एट एनी बॉइलिंग पॉइंट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, कौन होगा, इवोपरेशन, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। और वेपराइजेशन जो है एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। हाँ तुम्हारे से बच्चा आया था, ये बात तुम सही बोले, हम बात रहने वाली भी थे, एग्जाम में ऊपर क्वेश्चन आया था कि इवोपरेशन के ऊपर, तब उसमें दिया हुआ था कि बिलो द बॉइलिंग, सॉरी इस पर दिया हुआ था एट बॉइलिंग पॉइंट, फिर से दिया हुआ था कि एबव द बॉइलिंग पॉइंट, फिर वो ऑप्शन दिया हुआ था क्या चीज़, एबव द बॉइलिंग पॉइंट, फिर वो दिया हुआ था नॉन ऑफ द एबव, फिर कैन नॉट बी से, ऐसे 4 वो ऑप्शन था।
तो बच्चा को ऐसे समझा कि जिंदगी भर उसको याद रख गया। मार के आया था वह एबव द बॉइलिंग पॉइंट, एबव द बॉइलिंग पॉइंट। अरे पगला, कप 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खोल देता है, कपड़ा पसारेगा तो कपड़े जड़ जाएगा उससे ऊपर पे। दिमाग नहीं लगा रहा। तो ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, और वो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होगा। ऊपर बॉइलिंग पॉइंट पे, ऊपर नहीं। बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। समझ में आ गया? आप दिमाग खुला, ठीक है ना। और जो इवोपोरेशन होता है स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस है, कपड़ा तुरंत सूख जाएगा। नहीं, लेकिन जो वेपराइजेशन एकदम क्विक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है ये जो इवोपोरेशन होता है टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, लेकिन जो वेपराइजेशन होता है टेक प्लेस ओवर इंटायर मास ऑफ लिक्विड। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे पानी है, ठीक है ना, पानी है तो पानी का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो अगर इवोपोरेशन होगा ना, इवोपोरेशन होगा मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, तो थोड़ा ही से गर्मी मिलेगा, ऊपर वाला छटपटाया रहता है, हमको भागो भागो भागो, हमको उड़ना है उड़ना 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 उड़ना, तो ऊपर ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो बॉइलिंग होता है, अब पानी जैसे गर्म करते हो तो पानी नीचे भी गर्म होता है, ऊपर भी, सब जगह समान रूप से गर्म होता है। बॉइलिंग में वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इंटायर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इवापोरेशन में सिर्फ ऊपर ऊपर, ठीक है ना, ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स। यानी कि सरफेस वाली घटना कौन है, इवापोरेशन। इंटायर लिक्विड में कौन होता है, वेपोराइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवापोरेशन का रेट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये 4 वो तो तुम्हारे में दिया हुआ है, एग्जाम में वो घुसा के पूछता है, ठीक है ना, अपने मन से। तो 4 वो तुम्हारा एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एक हम अपने मन से जोड़ दिए। रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंड्स ऑन, मतलब इवोपोरेशन का रेट किस पे डिपेंड करता है, मतलब कब कपड़ा तेजी से सूखेगा, कब कपड़ा लेट से सूखेगा, ऐसा टाइप का। इवोपोरेशन मतलब कपड़ा सूखना, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवोपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कपड़ा को फैला के क्यों पसारा जाता है, ताकि जल्दी सूख जाए। टेम्परेचर अगर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूखेगा, तो इवोपोरेशन क्या होगा, तेजी होगा। विंड स्पीड, जहाँ हवा बह रहा है तब पंखा में नहीं कपड़ा को रख देता है जल्दी, तो विंड स्पीड भी अगर बढ़ जाएगा ना हवा तो इवोपोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी मतलब पानी आर्द्रता है, मतलब कि मौसम में तुमको क्या है, नमी है, तो क्या होगा, नहीं सूखेगा, पहले ही से नमी है तो और नमी को कैप्चर नहीं करना चाहेगा पानी का, ठीक है ना। तो जब ह्यूमिडिटी हो तो इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, लो। सॉल्यूट डिजॉल्व मतलब सॉलिड डिजॉल्व NaCl, सॉलिड डिजॉल्व मतलब मान लो सॉलिड डिजॉल्व NaCl मतलब कि नमक को अगर घोल दे तो उस समय इवोपोरेशन क्या होगा, लेट होगा। क्या होगा, लेट होगा। याद रखेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ा देंगे तो इवोपोरेशन क्या होगा, प्रेशर बढ़ा देंगे, लेट प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लेट होगा। वो बताते हैं कैसे। ये तो हम बता रहे थे कि इवोपोरेशन के लिए ये सब छटपटाया रहता है होने के लिए, ऊपर भागने के लिए। ऊपर से प्रेशर अब बढ़ा ही दे रहे थे, इसको कर बैठ नीचे बैठ, उड़ने ही नहीं देंगे तुमको। देखो फिगर बनाए हुए यहाँ पे। तो इफ प्रेशर हाई द प्रेशर पुटिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्केप, जो स्केप होना चाह रहा है, उड़ना चाह रहा है, उसको क्या करेगा, डाउन। तो स्टॉर्म और ऑफ्टन हाई प्रेशर सिस्टम दैट प्रिवेंट्स द इवोपोरेशन। जब स्टॉर्म वगैरह भी आता है तो उसमें प्रेशर समुद्र में ज़्यादा हो तो उसमें इवोपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो समझ में आ गया। तो याद यहीं पे रखना है कि कुछ भी कर दो इवोपोरेशन बढ़ेगा 2 चीज़ में 3 चीज़ में घटता है, जब हवा में नमी हो, ह्यूमिडिटी, जब सॉल्यूट डिसॉल्व कर दे और प्रेशर बढ़ा दे, ठीक है। ये हो गया इवोपोरेशन और वेपराइजेशन के बीच में अंतर। अब यहाँ पे ऐसे एग्जाम में पूछेगा डिफरेंस बिटवीन इवोपोरेशन वेपराइजेशन, क्या ऐसा दिया है सीक्वेंस तुम्हारे बुक में, नहीं ना, तो कहाँ से होता है। तो मिल भी नहीं रहा बेचारा, वेपराइजेशन अभी दिखाएंगे, मिलेगा, ठीक है। कहीं पर उस शब्द सिर्फ लिखा होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, केवल, हाँ सेम क्वेश्चन, हाँ, अकर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे कौन सा घटना होगा, इवोपोरेशन। वेपराइजेशन ऑफ वाटर अकर्स एट, वेपराइजेशन ऑफ वाटर किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट से वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो गया इवोपोरेशन,
बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पे, कोई फिक्स नहीं है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट है 100 से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे एवब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहला चैप्टर खत्म हुआ है।